Hello students. So continue with your unit 4 chemical kinetics. We have to cover your new topic today, that is integrated rate equation. ओके प्रीवियस क्लास में हमने आपका जो टॉपिक किया था वो मैंने मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट तुम्हें बताया था कि मॉलिक्यूलरिटी आपके पास क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज यू कैन से, स्पीसीज में आपके पास एटम्स आ जाते हैं, आयन्स आ जाते हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो उसको आप बोल देते हो कि दैट इज़ नोन एज द नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेटेड इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज़ नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये कंसेप्ट हम कर चुके थे। ऑर्डर का, मॉलिक्यूलरिटी का क्या कंसेप्ट था, वी ऑलरेडी स्टडीड। आज हमने आपका जो कंसेप्ट स्टार्ट करना बचा वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अब सबसे पहले जो है बात वो सुनो। आपके पास आप पढ़ चुके हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और ये कंसेप्ट आपने रेट लॉ से किया था। रेट लॉ ने आपको क्या बताया था? रेट लॉ में आपने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू सम पावर। ठीक है, वो आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है पावर, या नहीं भी हो सकती है। वो आपका डिपेंड करता है आपका कि आपकी जो इक्वेशन है वो किस टाइप की है। एंड सेकंड थिंग, ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। आप डायरेक्टली इक्वेशन को देख के इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लो यदि दिया हो, रेट लो को आप प्रिडिक्ट सिर्फ तभी कर पाओगे जब वो आपके पास गिवन हो। ठीक है, तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटली है, ये एक्सपेरिमेंट से आप बता सकते हो। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं आपके। रेट ऑफ रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन पे आपका डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। जितनी आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हो उतनी ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका इंक्रीज़ होता है। सेकेंड टर्म में जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा था वो आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका इक्वल होता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस यदि जो डेल्टा टी है दैट इज़ अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो जो रेट है वो आपका इंस्टेंटेनियस बन जाता है। और ये आप रिप्रेजेंट करते हो डी बाय डी टी से। डी रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज, मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप इंस्टेंटेनियस रेट को मेज़र कर पाओ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट को आप, मैंने आपको ग्राफ कराया था, वहाँ पे टेंजेंट से आप जो स्लोप होता है टेंजेंट से, उससे आप डिटरमाइन करते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हर एक केस में यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट आप निकाल पाओ। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कि ताकि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लो को डिटरमाइन कर पाएँ, तो आपके पास वहाँ पे कंसेप्ट जनरेट हुआ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हमने जो कंसंट्रेशन है उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया है डायरेक्टली। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसको हमने इंटीग्रेट करके वहाँ से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक पॉइंट आपने जो याद रखना है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, डिफरेंट रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है वो आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपका डिस्कस करेंगे आपकी, जैसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर चुके हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस विद योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हर एक रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज़ डिफरेंट। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए हम पहले पढ़ लेते हैं। ज़ीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है बच्चा? अब सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, मैं बता भी चुकी हूँ आपको। ज़ीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है कि जो रेट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ज़ीरो। आर की पावर ज़ीरो, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी टर्म की पावर ज़ीरो होती है तो वो यूनिटी के इक्वल हो जाता है। व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग तो ये हुआ भाई, ये तो यूनिटी हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड किया? वो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant।
ठीक है। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, उस केस में आप ये इक्वेशन, आप ऐसे इक्वेशन लिखोगे, रेट को आप ऐसे लिखोगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0। यदि आप एज्यूम करते हो कोई रिएक्शन आपकी जर्नल केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वी नो वेरी वेल जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसमें रिएक्टेंट की जो आपके पास पावर हो जाती है, कंसंट्रेशन पावर, वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास ये हो जाता है। हमें पता है भाई जो रेट है, रेट इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा के हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू आर। ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन 1। और आपको सेकंड टर्म में इन अदर वर्ड्स आप ऐसे लिख सकते हो। अदर वर्ड्स में आपको पता है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज़ माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। दिस इज़ योर इक्वेशन 2। तो अब आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आपको क्या पता लगा, 1 एंड 2 से आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 0। ठीक है। अब ये चीज़ आपने यहाँ पे क्या करना है, अब जो आर वाली टर्म्स है उसको एक तरफ ले जाओ, जो टी वाली टर्म्स है उसको एक तरफ ले जाओ। इसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज़ इक्वल टू के, और मैंने तुम्हें बताया था किसी की पावर, किसी भी टर्म की पावर यदि 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, दैट इज़ यूनिटी। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपका बच जाता है माइनस डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। के कॉन्स्टेंट है, के इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट को आपने वहाँ पे किसी भी तरफ आप उसको लेके जा सकते हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। कॉन्स्टेंट तो आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा, कॉन्स्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं करते आप। ओके, तो यहाँ पे माइनस सिंबल को उधर ले जाओ, तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। नाउ integrated both sides, now integrating both sides। अब आपने इसका करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर 1 इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस के, माइनस और जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाता है, तो 1 इंटू डी टी। अब मैथमेटिकल टर्म है इंटीग्रेशन, आपको पता है। यदि आपको इंटीग्रेशन करना हो, मान लिया 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन आपको करना है, तो उसका इंटीग्रेशन आपके पास निकल के आता है x। ठीक है, मैथ्स में आप इस चीज़ को पढ़ के आए हो, पढ़ के तो नहीं आए हो, आई थिंक 10th लेवल पे ये नहीं आता, बट 11th क्लास में आपने मे बी वहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट किया होगा। नहीं किया होगा तो आपने, जो बायो वाले बच्चे हैं वो याद रखना कि यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में जो डी सिंबल है वो आपका रिमूव हो जाता है, और वहाँ पे आपके पास जो इंटीग्रेशन है, यदि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो क्वांटिटी आपकी आती है दैट इज़ x। ठीक है, तो ऐसा ही आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू माइनस के, ये आपका t हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, n प्लस आई। हमेशा याद रखना है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हम एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं जिसको आप बोलते हो इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, एंड यू कैन से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट का यूज़ आपको करना होता है, तो इसको आप नाम दे लो, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाती है। अब आप नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। अब आपने क्या करना है, आपने इनिशियल कंडीशन लेनी है। इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन में टाइम आपका 0 था। जब टाइम 0 था तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वहाँ पे आपके पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट इट रिप्रेजेंट द इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब 0 टाइम पे रिएक्शन प्रोसीड भी नहीं हुई थी, स्टार्ट नहीं हुई थी, तो कंप्लीट जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने रिएक्टेंट की ली थी वो आपने यूज़ करनी है। उस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी 0 होती है। ठीक है, अब इस ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको यहाँ पे आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1। मतलब इन इनिशियल कंडीशन को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो देखो ये आपके पास निकला था, r की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, r की जगह पे हो जाएगा r नॉट इज इक्वल टू माइनस के, t की जगह पे हो जाएगा 0 प्लस i।
तो आई जो इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है वो आपका किसके इक्वल आ गया, आर नॉट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। तो बच्चे ये सिर्फ आपके पास एक मेथड है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हो, तो ये आपने एक बार स्टेप्स को समझ लेना है। जब आप स्टेप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीज़ करनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने जो वैल्यूज़ है आई की वैल्यू आपने जो निकाली है उसको आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, दिस इज टी। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो r वाली टर्म्स है उसको एक तरफ लिख लो, नहीं तो करने से पहले ही इसको, इस इक्वेशन को आप नाम दे लो इक्वेशन 3 और यहाँ पे लिखो कंपेयर इक्वेशन 3 विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिक्स में आता है बच्चा, इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की होती है वो आपके पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट करना है आपका, और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ। तो वहाँ से आपके पास यहाँ पे यदि हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास क्या निकलती है, y की वैल्यू आपके पास निकल के आती है r, और जो आपका x है, x आपका क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे c आपका होता है इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे वी हैव टू ड्रॉ द प्लॉट। यहाँ पे यदि हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं x एंड y के बीच में, x एंड y मीन्स कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में, क्योंकि आपका y रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको देख लो एक बार यहाँ से, x रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को क्योंकि k तो कांस्टेंट है, c आपका रिप्रेजेंट कर रहा है r नॉट को, c क्या है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है तो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ये आपके पास r नॉट की वैल्यू है, आर नॉट जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। हमें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होती है जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो जो ग्राफ है वो कर्व्ड आने की बजाय आपका स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास दिस इज़ योर के आपका माइनस के जो है दिस इज़ योर स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि जो आपका ग्राफ है वो आपका कितना झुका हुआ है, स्ट्रेट लाइन आपकी कितनी झुकी हुई है, दिस इज़ योर ग्राफ। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो फर्दर हम सॉल्व करते हैं, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। कैसे सोल्व करोगे, जो आर वाली टर्म्स है उसको एक तरफ ले जाओ, बाकियों को एक तरफ ले जाओ। तो के को इधर ले आओ, आर को उधर ले जाओ, तो के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। ठीक है, और यहाँ से हम टाइम के की वैल्यू निकाल लेंगे तो के आपका क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाय टी। तो ये कंप्लीट आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, ये कंप्लीट बच्चा आपका हो जाता है इंटीग्रेशन, जो हम सोल्व कर चुके हैं फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और हमने यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, वो आपके पास कुछ एक एग्जांपल ऐसे होते हैं जो रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, और एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो मैं भी आपसे ये पूछ ले कि कौन सी जो रिएक्शन है वो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो नहीं करती। ठीक है, पॉइंट को समझो, नहीं करती या कौन सी करती है, तो आपको वहाँ पे एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, कौन सी ऐसी है जो फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो मैं आपको करा रही हूँ कि डिकम्पोजिशन जब आपकी होती है अमोनिया की, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, गैसियस अमोनिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको याद रखो। डिकम्पोजिशन ऑफ gaseous ammonia on surface of hot platinum। हॉट प्लेटिनम की सरफेस पे जब भी डिकम्पोज होती है अमोनिया तो वहाँ पे जो आपकी रिएक्शन होती है दैट फॉलो द ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, और सेम सिमिलर आपका एग्जांपल है जब आपका हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होता है ऑन गोल्ड सरफेस।
तो ये भी आपके पास एक ऐसी रिएक्शन है जो आपका एग्जाम्पल है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो बच्चा ये आपका कंसेप्ट था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का कंसेप्ट, जो हम यहाँ पे आज आपका हमने कवर किया है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। ओके, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपके पास अलग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आती है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग आती है। तो आज हमने आपका स्टडी किया है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑल द स्टेप्स। ठीक है, स्टेप जब आपको थोड़े से याद हो जाएंगे तो आपको याद रखना है हमने के की वैल्यू निकालनी है। ओके, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ऑल दीज आर द स्टेप्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए आर की पावर ज़ीरो हो जाती है, मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ से आपने रेट कांस्टेंट को आपको पता होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो चीज़ हमने ऑलरेडी कर ली है हमने उसी को यूज़ किया है। तो दोनों आर रेट के इक्वल है, तो दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब आपने इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन में आपके पास एक कंडीशन होती है कि जो आपके पास सेम टर्म्स होती हैं वो आप एक तरफ ले लेते हो, एंड बाकी जितनी टर्म्स हैं वो आपकी सेकेंड साइड आ जाती हैं, जो भी इक्वलिटी सिंबल से। तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन का रूल मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। फिर आपने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लेके और जस्ट वैल्यू को पुट करके वहाँ से ग्राफ प्लॉट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। के की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। एग्जाम्पल अपने माइंड में रखना। और ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आप अपनी प्रदीप की बुक उठा लेना प्लीज़। प्रदीप की बुक में से आपने कंसेप्ट को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि MCQs आपने अब की बार आपके MCQs वाला जो है ये टर्म आपके MCQs के ऊपर डिपेंड आएगा क्वेश्चन पेपर। तो MCQs के अकॉर्डिंग आपने, बट ऐसा नहीं है कि MCQs आएंगे तो आप MCQ पढ़ लो उस चैप्टर के, नहीं। यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट, यू हैव टू गेट नॉलेज फ्रॉम ईच एंड एवरी कंसेप्ट। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएगा यू कांट सॉल्व न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो आपने इस टॉपिक को कवर करना है। कल हम आपका एक नया कंसेप्ट करेंगे। सेकंड जो फर्स्ट ऑर्डर की आपके पास रिएक्शन होती है उसकी हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।